हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं और लगातार अपने स्कूल्स की तरफ से जारी जो ऑनलाइन स्टडी की वीडियोज़ हैं वो आप लगातार देख रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। आज मैथमेटिक्स का पहला वीडियो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या से। आइए देखिए दोस्तों, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। जैसा कि नाम है सम्मिश्र, सम्मिश्र का अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिश्रण। यहाँ वस्तुओं की बात नहीं करेंगे, हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं संख्याओं की, क्योंकि सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो या दो से अधिक संख्याओं का मिश्रण, मिक्सअप ऑफ टू एंड मोर नंबर्स। ओके, देखिए मिश्रण किस प्रकार की संख्याओं का। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या जिनको हम कहेंगे रियल नंबर, एक संख्या होती है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत से अनंत के बीच की जितनी भी संभव संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, भिन्नांश हो, कुछ भी हो, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। इनके बारे में काफ़ी डिटेल से हम पढ़ भी चुके हैं 10th क्लास तक। हमारे लिए नया टॉपिक आया है इमेजिनरी नंबर्स, मतलब काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है काल्पनिक, मतलब ऐसी कोई संख्याएं हो सकती हैं जिनको हम केवल कल्पना, जिनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होती होंगी वो, और एक्चुअल में है भी इसकी डेफिनेशन ऐसी ही। ये संख्याएं वास्तव में होती नहीं हैं, हम केवल इन संख्याओं की कल्पना कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जब हम कोई समीकरण सरल कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा कोई पद बने x² + 1 = 0। जब हमें इससे x के मान निकालने हो, उस स्थिति में हम इस समीकरण को सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा x² = -1। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो -1 का अंडर रूट ऑफ -1। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, और इससे पहले इस स्टेप को ध्यान से देखिए। x अगर कोई वास्तविक संख्या होती तो आप जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ हमारे सामने एक समीकरण, एक स्टेप ऐसा बना है जिसमें एक संख्या का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने भी पढ़ा होगा, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। लेकिन यहाँ देखिए x का स्क्वायर एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बन गई तब हम x का जो मान निकालेंगे तो अंडर के अंदर नेगेटिव साइन आएगा। अंडर के अंदर नेगेटिव साइन का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ऐसे चिन्ह को, ऐसी संख्याओं को, कैसी संख्याओं को जिनमें अंडर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाते हैं, इनको हम काल्पनिक संख्याएं कह देते हैं। वास्तव में ऐसी संख्याएं नहीं होती, हम इनको काल्पनिक संख्या इसलिए कह देते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन उसको नेगेटिव मानते हुए अगर हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास अंडर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी, इसलिए हम इनको कहेंगे काल्पनिक। ये जो रूट के अंदर है, कोई संख्यात्मक मान आए वो रूट का अलग किया जा सकता है, लेकिन रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है, जो माइनस का चिन्ह है, उस चिन्ह को हम काल्पनिक संकारक कहेंगे। एक संकेत के तौर पर उस काल्पनिक संकारक को हम लिखेंगे स्मॉल i, जिसका नाम है आयोटा। सामान्य बोलचाल में हम इसको आयोटा कहेंगे। इसकी वैल्यू होती है √(-1). -1 का जो अंडर रूट है उसको हम कहेंगे आयोटा। आयोटा एक काल्पनिक संकारक है, जिस किसी भी संख्या के साथ ये आयोटा लग गया वो पूरी संख्या काल्पनिक हो गई, क्योंकि काल्पनिक ये खुद है, और जब खुद कोई काल्पनिक संख्या किसी दूसरी काल्पनिक संख्या के साथ लगती है, लगने का मतलब है मल्टीप्लाई होना,
तो उस पूरे पद को, उस पूरे स्टेप को वो काल्पनिक कर देती हैं। ओके, हम यहाँ पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का मतलब है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के मेल से बनने वाली संख्या। द मिक्सअप ऑफ टू नंबर्स एज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का जो मिक्सअप होगा उससे बनने वाली संख्या कहलाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। उनसे बनने वाला जो नंबर है वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं एक रियल नंबर है जिसको मैं साइन दे रहा हूँ ए कोई भी वास्तविक संख्या है, और एक दूसरी वास्तविक संख्या है बी, लेकिन इस बी के साथ आयोटा लगा है, इसलिए ये जो पूरा का पूरा पद बना आयोटा बी वो बन गया इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अभी मैंने बताया काल्पनिक संकारक जिस किसी संख्या के साथ लगेगा उस पूरी संख्या को वो काल्पनिक बना देगा, इसलिए आयोटा बी पूरा एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ओके, अब इन दोनों प्रकार की संख्याओं के मिलने से जो संख्या बनेगी वो कहलाएगी सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक बात और देखिए, काल्पनिक संख्याओं के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिनमें इस रूप में वो समीकरण होते थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब इस प्रकार के इक्वेशन के मूल रूट्स हम निकालने जा रहे थे, यानी इस प्रकार के समीकरण से जब हम अक्स का मान निकालने जा रहे थे, तब हमने काम में लिया था श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा था 10th क्लास में कि जब इस प्रकार के समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें चेक करनी है, नेचर ऑफ रूट्स इस प्रकार के समीकरण की हमें पता करनी है, तब हमें पता करना चाहिए b² माइनस 4ac का चिन्ह। b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसी होगी, उसका साइन कैसा होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। यदि b² माइनस 4ac पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी संख्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है b² माइनस 4ac, इसका मतलब इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक मूल होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, पढ़ चुके हैं हम। एक हमने पढ़ा था यदि b² माइनस 4ac का मान एग्जैक्ट 0 है, उस स्थिति में इस समीकरण के मूल सेम होंगे, जो भी दो मूल होंगे वो दोनों मूल सेम होंगे और वास्तविक होंगे। दोनों मूल सेम होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, इनके बाद एक तीसरी कंडीशन भी हमने पढ़ी थी, वो कंडीशन थी यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ रहा है, उस स्थिति में ये जो समीकरण है, इस समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। ऐसा हमने 10th क्लास में पढ़ा था। यदि b² माइनस 4ac का मान नेगेटिव आता है तो इस समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, मतलब इस समीकरण से हमें अक्स की ऐसी वैल्यूज मिल सकती हैं, जब b² माइनस 4ac नेगेटिव होगा तब हमें इस समीकरण से अक्स की ऐसी वैल्यूज मिल सकती हैं जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। और इसका कारण यही है, जब आप b² माइनस 4ac का मान नेगेटिव रखते हैं, यहाँ देखिए इस रूट के अंदर जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव चिन्ह आया है, जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आया है, उस स्थिति में ये पूरा का पूरा पद काल्पनिक हो गया, इमेजिनरी हो गया। इसीलिए इसके मूल भी हमें काल्पनिक मिलते थे और इस प्रकार की संख्याएं ही कहलाती हैं काल्पनिक संख्या। ओके, अब देखिए कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं a है, एक रियल नंबर a और दूसरा इमेजिनरी नंबर आयोटा b,
बी कोई वास्तविक संख्या थी, लेकिन आयोटा उसके साथ लगने से आयोटा बी पूरी एक काल्पनिक संख्या हो गई। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के मिश्रण से जो संख्या बनेगी वो कहलाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, दो संख्याएं किस प्रकार से मिलेंगी, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या किस प्रकार से मिलेगी। अपने मैथमेटिक्स में किन्हीं भी संख्याओं को आपस में मिलाने की मूल रूप से 4 ही प्रकार की संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना। ओके, तो ये दोनों संख्याएं या तो एक दूसरे में ऐड होंगी, जुड़ेंगी, तो अपने पास संख्या आएगी a प्लस आयोटा बी। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपस में दोनों जुड़े हैं। दूसरी स्थिति अपने पास बन सकती है कि दोनों संख्याएं एक दूसरे में से घटे, दोनों का डिफरेंस पहली में से दूसरी संख्या घटे, या फिर हम कह सकते हैं दूसरी में से पहली संख्या घटे। तीसरी स्थिति बन सकती है कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो, और चौथी स्थिति दोनों संख्याओं में एक दूसरे का भाग लगे, पहली संख्या में दूसरे का भाग लगे, या हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या में पहले का भाग लगे। ये 4 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि दो संख्याएं आपस में मिल रही हैं, दो संख्याओं का मिक्सअप हो रहा है। अब देखिए इनसे सम्मिश्र संख्या कैसे बनती है। इन दोनों के मिक्सअप से ये जो संख्या बनी ये क्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिए, इस संख्या में 2 पद हैं, 2 पार्ट हैं इस पूरे नंबर के। पहला पार्ट है वो है रियल पार्ट, क्योंकि इसमें केवल रियल नंबर है, केवल वास्तविक संख्या है। दूसरे पार्ट में जहां आयोटा लगा है वो पूरा भाग, वो पूरा पार्ट इस संख्या का काल्पनिक हो जाएगा। इसलिए ये जो आयोटा बी है ये हो गया इस संख्या का काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा बी को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, और केवल जो ए है उसको हम कहेंगे रियल पार्ट। तो 2 पद बने इस संख्या में, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, दोनों प्रकार से आपस में मिले तो ये पूरी की पूरी संख्या कहलाएगी सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से यहाँ देखिए, जिस पार्ट में आयोटा लगा है वो पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा, काल्पनिक भाग होगा, और जिसमें आयोटा नहीं है वो वास्तविक होगा। यहाँ देखिए जो मैंने सर्किल बनाया, इस सर्किल में जो पार्ट है आयोटा बी माइनस के साथ, चिन्ह सहित बोलेंगे हम, माइनस आयोटा बी, आयोटा का पद इसमें है इसलिए ये पार्ट इसका कहलाएगा काल्पनिक, जबकि ए कहलाएगा वास्तविक। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो माइनस ए है इसमें आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये इस संख्या का वास्तविक भाग होगा, और आयोटा बी जिसमें आयोटा है ये वाला भाग आयोटा बी ये पूरा कहलाएगा इस संख्या का काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग हो गया माइनस ए और काल्पनिक भाग हो गया आयोटा बी। इसी तरह से देखिए, ए आयोटा बी को आपस में गुणा करते हैं तो ए और बी तो आपस में गुणा हो गए, साथ में बचा आयोटा। तो जिस पद के साथ आयोटा लगा है वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक भाग। इसलिए ए बी आयोटा ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये काल्पनिक संख्या हो गई। अब आप पूछेंगे कि इसमें वास्तविक भाग नहीं है। जिस संख्या में वास्तविक भाग नहीं है उसमें वास्तविक भाग आप 0 ऐड कर सकते हो, 0 भी एक वास्तविक संख्या है तो इसका वास्तविक भाग हो जाएगा 0। एक्चुअल में इसमें और कोई वास्तविक भाग नहीं था इसलिए हमने वास्तविक भाग के रूप में 0 ले लिया। ठीक है, ऐसे देखो दो संख्याओं का जब भाग लगता है, यहाँ देखिए आयोटा का पद है, इसमें यहाँ आयोटा का पद है इसलिए ये भाग इस संख्या का काल्पनिक भाग हो गया, इसका वास्तविक भाग हो गया 0। यहाँ देखिए ए बटे आयोटा बी, जब आयोटा नीचे हो, ये एक अलग प्रकार की स्थिति है जब आयोटा नीचे है। अभी हम आयोटा की कुछ घातों के बारे में पढ़ेंगे, उस समय आपकी स्थिति क्लियर होगी। जब आयोटा नीचे है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए जब आयोटा नीचे है, अभी डिटेल में तो अभी पढ़ेंगे हम आयोटा की घातों के बारे में। उस स्थिति में हमें क्या करना है, आयोटा से ऊपर गुणा कर दो और आयोटा से नीचे भी गुणा कर दो। उस संख्या को आयोटा से गुणा और भाग कर दो। ऊपर बन गया अपने पास ए आयोटा और नीचे बन गया बी आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया, बी साथ में है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1
तो अपने पास आएगा ए आयोटा अपॉन माइनस बी। अब यहाँ देखिए आयोटा का टर्म बना है, आयोटा ऊपर आ गया, इसका मतलब ये टर्म पूरा का पूरा आयोटा का है, और जिस टर्म में आयोटा होता है वो टर्म कहलाता है प्योरली इमेजिनरी, काल्पनिक भाग। इसमें भी वास्तविक भाग नहीं है, तो वास्तविक भाग के रूप में आप 0 ऐड कर सकते हैं, 0 को वास्तविक भाग कह सकते हैं इस संख्या का। ओके, यहाँ आपको एक बात बताना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देखिए अभी हमने जो काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा पढ़ी उसमें हमने आयोटा का मान बताया √(-1). इसी संकेत को तो हमने एक संकारक कहा था, आयोटा काल्पनिक संकारक के रूप में। अब जब इसकी स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगी केवल -1। ओके, इसी तरह से आयोटा क्यूब का मान अगर हमें निकालना है तो आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है, तो -1 इंटू आयोटा ये हो गया माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आती है माइनस आयोटा। आयोटा की वैल्यू अपने पास है, और इसी तरह से आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 इंटू 2, आयोटा की पावर 2। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, ये देखिए, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। -1 इंटू -1 अपने पास आ गया +1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आ गई +1। अपने पास आयोटा की 4 घातों के मान आ गए। ध्यान से देखिएगा, आयोटा की वैल्यू होती है √(-1), आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ओके, ये चारों वैल्यूज़ हमें ध्यान रखनी है, बार बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये चारों वैल्यूज़ आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, आयोटा का मान होता है √(-1), आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ओके, आयोटा की पावर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सम्मिश्र संख्याओं में एक बात और, मान लीजिए आपके पास कोई वास्तविक संख्या है, या ऐसा कहें कि एक संख्या है 4, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ 4। ठीक है, अब देखिए कोई आपसे पूछे कि क्या 4 सम्मिश्र संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, बिल्कुल ये एक सम्मिश्र संख्या है। इसमें वास्तविक भाग 4 है, दिख रहा है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के मिलने से बनती है जो संख्या, वही तो कहलाती है सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या 4 है, अब इसमें काल्पनिक संख्या क्या होगी? काल्पनिक संख्या इसमें तो दिख नहीं रही, इसका मतलब इसका काल्पनिक भाग 0 है, और काल्पनिक भाग 0 करने के लिए आप उसको लिख सकते हैं 0 आयोटा। आयोटा एक संकारक के रूप में केवल इसलिए लगाए ताकि पहचान हो सके कि ये काल्पनिक है, तो 0 आयोटा की वैल्यू भी 0 ही होती है, इसलिए 4 भी एक सम्मिश्र संख्या है, काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या तो है ही, साथ में इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। रियल पार्ट है इसमें, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट हम 0 कह सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास एक संख्या आ गई 6 आयोटा, केवल आयोटा का पद है, प्योरली इमेजिनरी है, शुद्ध रूप से इसको हम काल्पनिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये काल्पनिक संख्या एक सम्मिश्र संख्या भी है। देखिए ध्यान से, इसमें अगर 0 वास्तविक संख्या के रूप में, वास्तविक भाग के रूप में ऐड कर दिया जाए तो 2 संख्याओं के मेल से बनने वाली संख्या लग रही है, एक पार्ट जिसका रियल है और दूसरा पार्ट इसका इमेजिनरी है। एक वास्तविक भाग है, एक काल्पनिक भाग है। वैल्यू इसकी 6 आयोटा ही है, लेकिन इसका वास्तविक भाग 0 है, इसलिए इस पूर्णतया काल्पनिक संख्या को भी हम सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब पता चल गया, कोई भी संख्या आपको दी जाएगी उससे आप आइडिया लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, उसको देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि इस संख्या का वास्तविक भाग कौन सा है और काल्पनिक भाग कौन सा है। कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपके वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सम्मिश्र संख्या को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है,
उसको संकेत के तौर पर हम लिखते हैं z। सम्मिश्र संख्याओं को संकेत देते हैं हम z। जैसा कि मैंने सम्मिश्र संख्या की परिभाषा में बताया, सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों से मिलकर बनी है, इसलिए z भी एक सम्मिश्र संख्या है। दो संख्याओं से मिलकर बनेगी, एक संख्या वास्तविक जिसको मैं a कह रहा हूँ, दूसरी संख्या काल्पनिक जिसको मैं आयोटा b कह रहा हूँ, दोनों के मिलने से बनी है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का स्वरूप या फॉर्म उसकी इस प्रकार से देखी जा सकती है। कोई भी सम्मिश्र संख्या आपको इस रूप में दिखेगी, उसके दो भाग अलग अलग दिखने चाहिए, जिसमें एक भाग वास्तविक हो, दूसरा भाग आयोटा वाला हो, जिसे हम काल्पनिक कहेंगे। ओके, कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें आपको पहचान करनी है वास्तविक और काल्पनिक भागों की। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, 6 - 3 आयोटा। एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है हमें 6 - 3 आयोटा। इसके वास्तविक भाग क्या है? आंसर होगा इसका, रियल पार्ट होगा, क्या होगा? 6, क्योंकि वास्तविक संख्या 6 है, वास्तविक भाग इसका 6 है। दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट पूछे कोई आपसे, काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग उस संख्या का वो पद होता है जिसमें आयोटा लगा होता है। यहाँ आयोटा वाला पद है -3 आयोटा, तो इस पूरी संख्या का जो काल्पनिक भाग होगा वो होगा -3 आयोटा। वास्तविक और काल्पनिक भाग जब भी हम बताते हैं चिन्ह सहित बताने हैं हमें, प्लस माइनस जो भी चिन्ह हैं उन चिन्ह को, उन साइंस को साथ में ऐड करके बताना है हमें। -3 आयोटा इसका काल्पनिक भाग, न कि 3 आयोटा। ओके, केवल 3 आयोटा नहीं, -3 आयोटा इसका काल्पनिक भाग। जैसा कि हमने अभी पढ़ा आयोटा की कुछ पावर्स के बारे में, आयोटा की कुछ घातों के बारे में, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए आयोटा की वैल्यू हम लेते हैं √(-1), आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लेते हैं -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हम लेते हैं माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हम लेते हैं +1। आयोटा की 4 घातों की ये वैल्यूज हैं। अब जब भी हमें आयोटा की उच्च घातें, हायर पावर्स की मान अगर निकालने हो तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखे हैं जो अपनी NCERT बुक से ही संबंधित है। इनकी वैल्यूज निकालते हैं हम। सबसे पहले अपने पास आता है आयोटा की पावर 25, आयोटा की घात 25। देखिए आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, तो सबसे सिंपल टर्म इन सब में से, इन चारों में से सबसे सिंपल टर्म जो बनता है वो आयोटा की पावर 4 का बनता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आयोटा की पावर 25 या कुछ भी दे रखा हो, कितनी भी घात दे रखी हो, पॉजिटिव नेगेटिव वाट एवर, जो भी जितनी भी घात दे रखी है उस घात को 4 के मल्टीप्लाई के रूप में देखो। मतलब आयोटा की पावर 25 का मान हमें निकालना, ध्यान से देखिएगा, आयोटा की पावर 25 का मान हमें निकालना है। तो आयोटा की पावर 25 है, तो 25 के आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 4 की गुणज हो। 24 में 4 का भाग जाता है, तो आप आयोटा की पावर 25 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 24 + 1। जो बड़ी घातें हैं उन घातों को हम तोड़ लेते हैं उन घातों में जिनमें से एक आयोटा की पावर 4 की गुणज हो, जिनमें पावर्स 4 की गुणज हो। आयोटा की पावर 24 + 1। अब आप देख सकते हैं आयोटा की पावर 24 + 1 को हम अलग अलग लिखें तो आयोटा की पावर 24 × आयोटा लिख सकते हैं। आप जानते हैं जब दो संख्याओं का बेस एक जैसा हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ आयोटा की पावर 1 है, अकेले आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 24 × आयोटा की पावर 1। जब दोनों का आधार एक जैसा है तो घातें जुड़ जाएंगी, आयोटा की पावर हो जाएगी 24 + 1। और आयोटा की पावर 24 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 6। जब पावर की भी पावर लगती है तो दोनों संख्या आपस में गुणा होती है, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इसका मान आ जाएगा आयोटा की पावर 24। आगे गुणा में आयोटा है ही। आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आयोटा की पावर 4 दे रखा है, इसकी वैल्यू लिख देंगे 1, तो 1 की पावर 6 × आयोटा। और 1 की पावर 6,
इसका मान होता है 1 गुणा आयोटा, तो अपने पास रिजल्ट आ गया आयोटा। तो आयोटा के पावर 25 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? आयोटा मिलेगी। ओके, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं आयोटा की पावर 18। देखिए 18 के आसपास ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है। आप 16 भी कह सकते हैं, आप 20 भी कह सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो इसके लिए जो संख्या आपको दे रखी है उससे छोटी संख्या ही चूज़ करने की कोशिश कीजिए। 20 से भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन आयोटा की पावर 16 से थोड़ी इजी हो जाएगी। देखिएगा आयोटा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 प्लस 2। 18 के 2 टुकड़े कर लिए हमने, एक टुकड़ा वो कर लिया जो संख्या इस घात के आसपास ऐसी थी जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है। 18 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या थी? आसपास का मतलब 18 से छोटी 16, तो आयोटा की पावर 16 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 16 को अगले स्टेप में हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 4, क्योंकि हमारा मकसद है आयोटा की पावर 4 की टर्म बनाना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू सबसे इजी होती है 1। अब इसकी घातें कितनी भी होंगी, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो तो 1 ही होगी, इसलिए हमारा कोशिश ये रहेगी कि हम आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करें उनको। आयोटा की पावर 4 की पावर 4, आगे आयोटा स्क्वायर है। अब देखिए आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आ गया 1 की पावर 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा की पावर 4 का 1 की पावर 4 का मान हो गया 1 इंटू -1, ओवरऑल वैल्यू आ गया अपने पास -1। इसका मतलब हो गया आयोटा की पावर 18 की वैल्यू होगी -1। ठीक है, ऐसे 2 एग्जाम्पल्स और हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए आयोटा की पावर -39। आयोटा की नेगेटिव पावर्स के मान कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। आयोटा की पावर -39 के आसपास ढूंढो ऐसी संख्या जब घात नेगेटिव हो, उस स्थिति में आप इसके आगे वाली वैल्यू देखा करो। आगे वाली का मतलब है 39 से आगे वाली संख्या जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर -40 प्लस 1। 39 के आगे 40 ऐसी वैल्यू है जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, इसलिए -39 को हमने लिख दिया -40 प्लस 1। 1 -40 वैल्यू आएगी -39, क्योंकि 40 ऐसा पद है जिसमें आयोटा की पावर 4 की संभावना है। देखिए इसको आप अलग अलग लिखेंगे। आयोटा की पावर -40 इंटू आयोटा की पावर 1 को हमने अलग कर लिया, -40 अलग हो गई, और -40 को हम लिख देंगे आयोटा की पावर 4 की पावर -10। आयोटा की पावर 4 है, उसकी घात -10, दोनों घातें आपस में गुणा होंगी तो -40 आ जाएगी। आगे आयोटा लिखा हुआ है, आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 की पावर -10 इंटू आयोटा। अब 1 की पावर कोई पॉजिटिव संख्या हो या कोई नेगेटिव संख्या हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। अगर 1 की पावर 0 हो तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, इसलिए इसका मान आ गया 1 इंटू आयोटा, तो ओवरऑल मान अपने पास आया आयोटा। आयोटा की पावर -39 की वैल्यू आई आयोटा। ओके, ऐसा ही लास्ट एग्जाम्पल है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के ऐड कर देंगे। यह आपके लिए होमवर्क है। आयोटा की पावर 9 की वैल्यूज़ निकालिए आप, जैसे हमने अभी तो 3 एग्जाम्पल किए हैं उसी हिसाब से आयोटा की पावर 9 की वैल्यू निकालिए। 9 को आप लिख लीजिएगा 8 प्लस 1। ठीक है, ऐसे आयोटा की पावर 19 है, आयोटा की पावर 19 को आप लिख लीजिएगा 16 प्लस 3। ठीक है, आयोटा की पावर 16 का मान 1 हो जाएगा क्योंकि 4 की पावर 4 होगी, आगे बचेगा आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 का मान आपको पता है
माइनस आयोटा होता है, तो ये तो माइनस आयोटा बनेगा और यहाँ पर भी आयोटा बनेगा। ठीक है, तो आयोटा माइनस आयोटा ओवरऑल वैल्यू इसकी आ जाएगी 0। आप इसको कोशिश करना निकालना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बात हम शुरू कर रहे हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं अगर बराबर हैं तो क्या स्थिति होती है? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए मान लीजिए एक सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b, इस रूप में कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है हमें, और एक दूसरी सम्मिश्र संख्या जिसको हम संकेत के तौर पर लिख सकते हैं c प्लस आयोटा d, या a b c d, ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, सिर्फ इनको एक संकेत दिए हैं हमने। एक सम्मिश्र संख्या जिसमें वास्तविक भाग काल्पनिक भाग, दूसरी सम्मिश्र संख्या जिसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग है। दो सम्मिश्र संख्याएं अगर एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, उस स्थिति में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब दो सम्मिश्र संख्याएं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब एक दूसरे के समान होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं और काल्पनिक भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके वास्तविक भागों को तो बराबर कर दो और काल्पनिक भागों को भी बराबर कर दो। दोनों के वास्तविक भाग जब इक्वल होंगे और दोनों के काल्पनिक भाग जब इक्वल होंगे तो दोनों सम्मिश्र संख्याएं अपने आप इक्वल होंगी। देखिए इसका वास्तविक भाग है a, इसका वास्तविक भाग है c। दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं, इसका मतलब दोनों के वास्तविक भाग बराबर होंगे, तो a = c आएगा। इसी तरह से दो वास्तविक संख्याओं जब बराबर हैं तो इनके काल्पनिक भाग भी बराबर होंगे। इसका काल्पनिक भाग है आयोटा b और इसका काल्पनिक भाग है आयोटा d, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। आयोटा को आप हटा सकते हैं तो अपने पास आ जाएगा b = d। तो ये कंडीशन बनी कि दो दो सम्मिश्र संख्याएं जब बराबर हो तो उनके वास्तविक भाग समान होते हैं और काल्पनिक भाग भी समान होते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल, अपनी किताब का पहला एग्जाम्पल, 4x + आयोटा 3x - y = 3 + आयोटा -6। एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। 4x वास्तविक संख्या है, इसमें आयोटा का पद नहीं है इसलिए ये वास्तविक भाग है। इसमें आयोटा का पद है, ये काल्पनिक भाग है। दोनों मिलकर बन गई एक सम्मिश्र संख्या। यहाँ देखिए 3 वास्तविक संख्या है और आयोटा -6 के साथ आयोटा लगा है, तो ये हो गया काल्पनिक भाग। इसलिए वास्तविक के साथ काल्पनिक मिलने से ये पूरी संख्या बन गई सम्मिश्र संख्या। एक सम्मिश्र संख्या दूसरी सम्मिश्र संख्या के बराबर दे रखी है। हमसे x और y की वैल्यू पूछिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़ दिस इक्वेशन इज गिवन। ओके, देखिए मैंने जैसा अभी आपको बताया, जब दो सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर हो, इस प्रकार के हर सवाल में आपको यही करना है। जब दो सम्मिश्र संख्या एक दूसरे के बराबर आ जाए, उनके वास्तविक भागों को बराबर कर दो और काल्पनिक भागों को बराबर कर दो। इसका वास्तविक भाग है 4x और इसका वास्तविक भाग है 3, इन दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसका काल्पनिक भाग है आयोटा 3x - y और इसका काल्पनिक भाग है आयोटा -6। इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। आयोटा से आयोटा हट जाएगा, अपने पास बचेगा 3x - y = -6। x की वैल्यू अपने पास है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए केवल y की वैल्यू। तो इस समीकरण से पहले y की वैल्यू बनाते हैं। y उधर गया, 6 इधर आया, y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास आएगी 3x + 6। x की वैल्यू रख देते हैं 3/4। इसको सरल करेंगे तो ये बन गया 9/4 + 6। ये आ गया अपने पास y का मान, y = दिस। 4 लघुत्तम ले लो, 24 और 9 हो जाते हैं 33। y की वैल्यू आ गई 33/4। ओके, जब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं तो x और y के मान ज्ञात करने, या ऐसे किसी भी प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे?
उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक भाग बराबर कर देंगे, काल्पनिक भाग भी बराबर कर देंगे। उनसे हमें जो भी समीकरण मिलेंगे उनको सरल करते हुए हम x y जो भी हमसे पूछा जाएगा सारे जवाब हम दे सकते हैं। ओके, आगे देखिए, एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं ताकि जितना भी हमने पढ़ा वो सारा अच्छी तरह से हमें याद हो। देखिए, हमें एक सवाल दे रखा है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 1/8 आयोटा की क्यूब। सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस पूरे पद को या इस पूरी संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। मतलब इसे हमें इस फॉर्म में लिखनी है। सवाल में ये कहा गया है कि ये एक सम्मिश्र संख्या है और इस सम्मिश्र संख्या को आप इस रूप में लिखिए कि उसमें पहचान हो कि वास्तविक भाग अलग है और काल्पनिक भाग अलग दिखे। ठीक है, देखिए सरल करते हैं इसको। सबसे पहले ये पहला एग्जाम्पल, इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में गुणा कर रहा हूँ। माइनस आयोटा को 2 आयोटा से गुणा करेंगे, अपने पास बचेगा -2 आयोटा स्क्वायर। और इसके बाद में ये जो पद है -1/8 आयोटा, इस पूरे पद की घात 3 है। ध्यान से देखना, माइनस की घात 3 होती है माइनस, क्योंकि माइनस की घात अगर सम संख्या है, माइनस की घात अगर इवन है, सम है, तो वो पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर माइनस की पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। 3 विषम संख्या है, इसलिए माइनस की पावर 3 नेगेटिव होगी। यहाँ पर 1/8 की घात 3, 1 की घात 3 होगी 1, और 8 की घात 3, 8 गुणा 8 गुणा 8, ये होता है 512। ठीक है, और आयोटा की पावर भी 3। वैल्यू रख देते हैं। देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -2 को -1 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा +2, -1/512। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। हमने शुरू में देखी आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होकर प्लस हो गए, तो इनको अगले स्टेप में हम हटा सकते हैं। 2 से इनको काटो, $512 में 2 का भाग देंगे तो 256, और ऊपर बचेगा आयोटा, या ऐसा लिख सकते हैं। तो इस पूरी संख्या की वैल्यू आई ऐसी। जब a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने की बात आएगी तो हम यहाँ लिख देंगे 0 प्लस दिस। ये तो हो गया a प्लस आयोटा, और ये हो गया 1/256 b के रूप में, a प्लस आयोटा b। सम्मिश्र संख्या है, वास्तविक भाग ये है, काल्पनिक भाग ये है। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5 - 3 आयोटा की पावर 3, 5 - 3 आयोटा का क्यूब। यहाँ आप देख सकते हैं a - b की पावर 3 जैसी फॉर्म इसकी बनी हुई है। a - b की पावर 3, a - b की पावर 3 का सूत्र होता है a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³। जैसे a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab, उसी तरह से a - b की क्यूब का भी ये सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से इस पद को हम एक्सप्लेन करते हैं। a की जगह 5 है, b की जगह 3 आयोटा है। जहाँ जहाँ a है वहाँ 5, जहाँ जहाँ b है वहाँ 3 आयोटा रख देते हैं। a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³। कुछ नहीं किया, बस a की जगह 5 रखा है, b की जगह 3 आयोटा रखा है इस सूत्र में। तो अपने पास इसके टर्म इस प्रकार से बन गई। सरल करते हैं, 5 की पावर 3 125 माइनस 5 की पावर 2 25, 25 3 75
75 के साथ गुणा होगा 3 आयोटा। यहाँ देखिएगा 5 3 हो गए 15, 3 का वर्ग हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के लगा तो 3 का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर हमने लिख दिया। और यहाँ 3 की पावर 3 27, 3 की पावर भी 3 होगी, आयोटा की पावर भी 3 होगी। ठीक है, देखिए और इजी करते हैं। 75 को 3 से गुणा किया 225, आगे आयोटा, प्लस 15 को 9 से गुणा किया 135, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, -27, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा। ठीक है, आगे देखिए 125 माइनस 225 आयोटा, कुछ चेंज नहीं किया, ये माइनस का 135 हो गया और ये दोनों मिलकर हो गए प्लस का 27 आयोटा। अब इस टर्म में जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको एक जगह रख लो और जो काल्पनिक संख्याएं हैं जिनमें आयोटा के पद हैं उनको एक साथ रख लो। देखिए 125 माइनस 135 अपने पास बच गए माइनस के 10। ठीक है, और माइनस के 225 आयोटा और प्लस के 27 आयोटा अपने पास बच गए माइनस के 128 आयोटा, सॉरी 198 आयोटा। 27 माइनस 225 तो माइनस के 198 आयोटा। अब अपने पास ये जो रूप बना ये बन गया a प्लस आयोटा b का रूप। यहाँ ये तो है a प्लस आयोटा और ये है b। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, a प्लस आयोटा b, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, a प्लस आयोटा b। इसी रूप में हमसे पूछा गया था कि इसको a प्लस आयोटा b के रूप में डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हमने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी ली। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या को हमने आयोटा कहा था। आयोटा की कुछ एक घातों के बारे में हमने पढ़ा। आयोटा की जो उच्च घातें हैं, हाई पावर्स हैं, उनके मान निकालने हमने सीखे हैं। कोई भी सम्मिश्र संख्या आपको दे रखी हो उसकी पहचान करना कि उसमें वास्तविक भाग कौन सा है और काल्पनिक भाग कौन सा है, ये आज हमने सीखा। इसके साथ ही कुछ इस प्रकार के टर्म्स हमें दे रखे हैं जिनको सरल करके इस रूप में लिखना कि उनमें वास्तविक भाग अलग दिखे और काल्पनिक भाग अलग दिखे। इस प्रकार के सवाल भी आज हमने सीखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सम्मिश्र संख्याओं के कुछ अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, किस प्रकार से घटती हैं, किस प्रकार से दो सम्मिश्र संख्याएं गुणा होती हैं और किस प्रकार से दो सम्मिश्र संख्याओं का आपस में भाग होता है। ठीक है, तब तक आप, उम्मीद करता हूँ, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।